हरिओम सभी को। पुनः स्वागत है आज की कक्षा में आप सभी का। सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। धीरे से दोनों आंखें बंद कर लेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। मन शांत, विचार मुक्त। पीठ गर्दन कमर एक सीध में। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। एक साथ प्रार्थना शुरू करेंगे सभी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हथेलियों को रगड़कर आंखों पर रखेंगे। हथेलियों के मध्य अपनी आंखें खोल लेंगे। इसके बाद हाथ हटाकर आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से स्वागत है सभी का। क्या मेरी आवाज सभी तक ठीक से पहुंच रही है? बता दीजिए एक बार। ओके, थैंक यू। चलिए हम सबसे पहले होमवर्क की बात कर लेते हैं। तो आज मैं यहाँ से लिस्ट से नाम देखकर बुलाती हूँ। प्रीति गुप्ता जी सामने आ जाइए। और आप केवल डेट नहीं बताएंगे, सीक्वेंस में सारे नाम बता देंगे कि कौन कौन सा एक्ट या रिपोर्ट सीक्वेंस में कब आए हैं। तो ये आप सीक्वेंस में बता दीजिए। डेट हम उसके बाद में किसी और से पूछ लेंगे। चलिए आ जाइए सामने प्रीति गुप्ता जी। मैम मैं थोड़ा बाहर हूँ मैम। मैं अभी बाहर हैं, ठीक है। सुनीता रानी जी आप आ जाइए। सुनीता रानी जी क्या आप सुन पा रही हैं आवाज? हाँ मैम मैं भी बाहर ही हूँ। सब बाहर हैं। होमवर्क किया था आपने? बाहर तो हैं, तैयारी की थी? ओके। प्रियंका सिंह जी किसी का भी नाम आ सकता है। होमवर्क को सीरियसली लीजिए। अगर सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। प्रियंका सिंह जी माइक ऑन कीजिए। लाइब्रेरी में है? ओके। सब मतलब कहीं ना कहीं बाहर से ही पढ़ाई कर रहे हैं। सरोज जी, सरोज जी माइक ऑन कीजिए अपना। ये बहुत गलत बात है। रिप्लाई करना चाहिए, माइक ऑन करके नहीं बता पा रहे हैं तो मैसेज करना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि आप माइक फोन रख कर और यहाँ वहां कुछ और दूसरे काम में लग गए, तो फिर पढ़ाई कैसे हो रही है? आ जाइए रंजिता जी, जितना हो गया बताइए। 70% ही बताइए। मैम मैं माइक ऑन करूंगी, बहुत ज्यादा नॉइस है मेरे। मैम मैं बता दूं। जी बता दीजिए मेघा जी। सबसे पहले चार्टर एक्ट आया था वीडियो भी 1813 ऑन में। कर लीजिए आप, अगर हो सकता है तो, कोई समस्या ना हो तो। यस मैम। ज्यादा जी। यस मैम। जी स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले चार्टर एक्ट आया था 1813 में। हम्म। उसके बाद एल्फिंस्टन रिपोर्ट आई थी। देखकर बता रहे हैं आप? हाँ मैम। बिना
बिना तो होमवर्क का मतलब क्या हुआ? वीडियो ऑफ कर दिया आप? ये होमवर्क ये था कि आपको बिना देखे बताना है, देखकर बताने वाली बात तो कोई भी कर सकता है। मैम वो सन है, पूरे सीक्वेंस में याद नहीं है। चलिए, मैं आज का और टाइम दे रही हूँ आपको। आपको कल होमवर्क करके आना है सारा, नहीं तो फिर जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे, इतना याद नहीं कर लेंगे या समझ कर सुना नहीं देंगे, आगे क्लास नहीं बढ़ेगी। ठीक है? चलिए, 2 दिन का टाइम आपको मिल जाएगा। आगे हम स्टार्ट करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाएंगे अब। कल जहां तक पढ़ लिया था हमने, कम से कम ये बता दीजिए कल कहाँ तक पढ़ा था हमने? किसी को याद है लास्ट क्या था? हरटोक समिति। जी, हार्टोग समिति हमने कल पढ़ ली थी। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? ओके। अब हम आज पढ़ेंगे एबॉट वुड रिपोर्ट 1937। इसके पहले हार्टोग समिति को एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्या था उसमें, हार्टोग समिति में या हार्टोग कमिटी में? इसमें कल एक जो कंफ्यूजन लग रहा था, सबसे पहले तो उसको करेक्ट कर लेते हैं। डेट का कि ये आया ही था 29 में, 1929 में, तो इसने रिपोर्ट कब दी होगी? 1929 में ही दी। हमने कल 1920 लिखा हुआ था, वो एक क्लेरिकल एरर था। इसको 1929 कब? सितंबर 1929 में। इसका एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं मिल पा रही है, इसको ईयर ही इसका याद रखना है, 1929। एक ही एक ही ईयर है, इसमें अलग कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। क्या था, इसने क्या क्या बात करी थी? एक इसने स्पेशल बात की थी, जन शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया था। अभी तक किसी ने भी जन शिक्षा की बात नहीं की थी, तो अपने आप में ये स्पेशल हो गई कि अगर क्वेश्चन आता है जन शिक्षा की बात किस समिति द्वारा कही गई थी, हमको याद रखना है हार्टोग समिति के द्वारा बात की गई थी। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा था कि उच्च शिक्षा में नामांकन को बढ़ावा, मतलब नॉमिनेशन बढ़ाएं, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाएं, रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा हो, कहाँ पर? हायर एजुकेशन में। और उस जब नॉमिनेशन ज्यादा हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? अब ऐसा तो नहीं है कि भाई एक रूम में अगर 10 लोगों की जगह है तो 100 लोगों का हमने एडमिशन तो कर लिया, अब बैठाएंगे कहाँ उनको? तो उस हिसाब से उनको एक प्लेस भी तो देना पड़ेगा, तो कॉलेजों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, उनको भी एफिलेशंस देना पड़ेंगे, कॉलेज खोलने पड़ेंगे। जितने स्टूडेंट्स के नॉमिनेशन हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस की संख्या भी बढ़ाई जाए, एक सुझाव ये दिया इन्होंने। ऑनर्स के लिए अलग से कॉलेज की बजाय, मतलब कॉलेज में ना ऑनर्स की डिग्री कराई जाए, कहाँ पर? यूनिवर्सिटी में ही केवल ऑनर्स वाला काम हो। फिर वोकेशनल एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, ये सिफारिश इनने दी। किसने? हार्टोग कमिटी ने। और क्या सिफारिश दी कि जो उनको लगता था कि व्यर्थ पैसा बर्बाद कहाँ जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है प्राइमरी एजुकेशन में। कल हमने एग्जांपल से देखा था कि बच्चे क्या होता है, कई बच्चे क्यों नहीं जाते हैं स्कूल? उनके पेरेंट्स काम पर चले जाते हैं, तो वो अपने या तो छोटे भाई बहनों को देख रेख करते हैं उनकी, या फिर इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि खुद ही कहीं काम करने, घर की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है बहुत खराब होती है, तो बहुत छोटी उम्र से ही कहीं ना कहीं काम करने के लिए चले जाते हैं। जैसे कि बताया था, यही बिल्कुल लाइव एग्जांपल है, बिल्डिंग में जहां हम रहते हैं वहां पर 2-3 बच्चे हैं, उससे जो सबसे बड़ी बच्ची है उसकी खुद की एज 14 साल से कम है, बहुत कम है, 10 साल से 10-12 साल की वो बच्ची है, और वो दूसरों के घरों में काम करने अभी से जाने लगी है। इवन कई बार वो पेरेंट्स को बिना बताए काम करने चली जाती है। क्या है उसकी मानसिकता? कि मुझे पैसे मिलेंगे,
और मैं मम्मी पापा को ये चीज नहीं बताऊंगी तो वो पैसे मेरे पास ही रहेंगे। तो ये कहाँ क्या किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का? कहीं ना कहीं बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है ना, अपने पेरेंट्स से झूठ बोलना सीख रहा है। तो स्कूल पहुंच नहीं पा रहे हैं लेकिन नॉमिनेशन है उनका, तो उनके लिए कोई ना कुछ जो स्कूल से रिलेटेड स्टडी मटेरियल है या और भी चीजें हैं वो अलॉट हुई है उसके नाम पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात क्या की गई थी, प्राइमरी लेवल पर फ्री एजुकेशन की बात की गई थी। एक तो देना ही है शिक्षा और फ्री देना है। तो लेकिन इनको जो हार्टोग महोदय हैं इनको ये चीज समझ में नहीं आई। इनका मानना था कि ये तो बर्बादी है, जो मनी है उसका सीधा सीधा दुरुपयोग है, बर्बादी है। जो बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, नाम नहीं, जिनका न बस नाम लिखा हुआ है, पूरी अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं और बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या होता है, बेकार में धन का नुकसान होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि इस समस्या का कुछ समाधान निकालना चाहिए और इन्होंने अपनी साइड से क्या सुझाव दे दिया कि शिक्षा की अवधि 4 वर्ष की कर दो। इसका यहाँ ऐसा है कि 5 वर्ष 5वीं क्लास तक प्राइमरी मानी जाती थी ना, कि प्राइमरी एजुकेशन 1st to 5th तक, तो मतलब बाद में जो हो गया है 1st to 5th तक उन्होंने कर दिया और उसके बाद मिडिल आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या इन्होंने कर दिया, 5 की जगह और 4 को कर दिया है। क्यों? क्योंकि 5 तक वो पहुंच ही नहीं रहे हैं ना, 5 के पहले ही छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं, तो कम से कम 1 साल का तो बचा लें हम, कि वो पढ़ना ही 4 साल तक है उनको और 4 साल के बाद छूट जाएंगे। तो जो 5 तक पढ़ते 1 साल नाम और रहता उनका, आते नहीं, तो वो 4 में कंप्लीट करके, और इसको फोर्सफुली कि 4 तक कंप्लीट करके ही जाना है, उससे पहले जाने भी नहीं देना है। मतलब किसी भी तरह से उस क्यों नहीं आ रहे कारणों को जानकर और उनका निरोध किया जाए, उनका समाधान किया जाए। फिर बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा कैसी एजुकेशन, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन और वोकेशनल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ये सुझाव भी हार्टोग कमेटी ने दिया। नेक्स्ट अब हम आएंगे, आज का हमारा टॉपिक है एबॉट वुड रिपोर्ट। इन्होंने क्या कहा, मुख्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में सुझाव देने के लिए ब्रिटेन के 2 विद्वान थे, एबॉट और वुड। इनका पूरा नाम क्या था, ए एबॉट और S.H. वुड, ये इनका पूरा नाम था। इन्होंने क्या किया, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का दौरा किया। वहां पर देखा कि यहाँ जो एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या और अच्छा काम हो सकता है, दौरा किया। और उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट, मतलब ऑब्जर्वेशन कहाँ किया इन्होंने, 3 जगह पर, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ऑब्जर्वेशन करके निकाल दिया। जो उनको कहना चाहिए ना, हम एक सार निकाल लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स, इनको मान के इन्हीं के आधार पर उन्होंने अपना जो भी कहना चाहिए कि एक क्या सारांश निकल के आया, उसको यहाँ पर इन्होंने रिपोर्ट के रूप में पेश कर दिया। कैसे, विशेष रूप से क्षेत्रीय व्यवसाय को महत्व देने की बात की। अब क्षेत्रीय व्यवसाय में क्या आ गया, मान लीजिए कोई मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, कोई मूर्तियां बनाने वाला है, या कोई मोची का काम करता है, जैसे फुटवेयर बनाने का काम करता है। सब अपने अपने लेवल पर छोटे छोटे काम कर रहे हैं। अभी अपने घरों में घरों से ही काम चल रहा है। दुकानें तो उस जमाने में कहाँ हुआ करती थी, अपने घर पर ही बैठकर काम कर रहे हैं ये। तो इनको भी क्या बोला है कि इनको भी ट्रेनिंग दीजिए, ताकि ये अपने लेवल, अपना जो काम कर रहे हैं उसमें और ज्यादा अच्छे से ये क्वालिटी लेके आ सके। तो ट्रेंड करिए इनको। क्यों? इनको लगता था पाश्चात्य जो संस्कृति है या जो कल्चर है या जो लोग हैं बहुत एडवांस हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो वहाँ की जो आधुनिक चीजें हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसकी ट्रेनिंग इन लोगों को दी जाए, जिससे ये भी और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। फाइनली प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लाभ किसको होगा, अभी किसका शासन चल रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को होगा। तो इसलिए
इन्होंने ऐसा सुझाव दिया कि व्यावसायिक जो क्षेत्रीय व्यवसाय हैं उनके जो कामगार हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए। फिर इन्होंने क्या कहा, ये हमने देख लिया। साहित्य, ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा के समान ही व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया जाए। मतलब अगर हम केवल जो थ्योरी की बात करते हैं, नॉलेज वाली, जिससे ज्ञान और विज्ञान की हमको शिक्षा प्राप्त हम जिस तरीके से कर रहे हैं, उसी तरीके से विज्ञान व्यावसायिक शिक्षा को भी महत्व दिया जाए। सामान्य ज्ञान विज्ञान में क्या आ जाता है, ज्योतिष, गणित, अर्थशास्त्र, ये सब आ जाती है। तो जैसे इनकी शिक्षा दी जा रही है, वैसे वोकेशनल एजुकेशन को भी उतनी ही वैल्यू दी जानी चाहिए। एक इन्होंने ये बात कही। फिर इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी, इन्होंने जो भी सुझाव दिए, उसके आधार पर और उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए 1944 में एक सार्जेंट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसको यहाँ पर इसलिए ऐड कर लिया क्योंकि इसका संबंध इस रिपोर्ट से है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सार्जेंट रिपोर्ट किसके आधार पर प्रस्तुत की गई या उसका संबंध किससे है, तो आपको कोरिलेट दोनों को करके ध्यान में रखना है। एबॉट वुड रिपोर्ट और सार्जेंट रिपोर्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। यहां तक हो गया है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी एक दो इनके और भी सुझाव हैं। जो सामान्य विश्वविद्यालय हैं, जहाँ पे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, भूगोल इस टाइप की शिक्षा दी जाती है, उनसे अलग यूनिवर्सिटी विद्यालय, स्कूल खोलने चाहिए। मतलब अलग अलग स्कूल खोलने चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन के लिए अलग स्कूल हो और जनरल स्टडीज के लिए अलग स्कूल हो। एक साथ आप मत सोचिए दोनों को शिक्षा देने की। एक इन्होंने ये सुझाव दिया। एक और क्या दिया, छोटे उद्योगों में लगे कुशल श्रमिकों को भी यथा योग्य व्यवसायिक प्रशिक्षण, ये हम देख चुके हैं कि एक तो रीजनल वोकेशनल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और दूसरा उनके जो काम में लगे हुए हैं उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। फिर एक और क्या इन्होंने दिया, व्यावसायिक शिक्षा और विभिन्न व्यवसायों के बीच संबंध विकसित करने के लिए प्रत्येक प्रांत में व्यावसायिक शिक्षा सलाहकार परिषद में, मतलब वोकेशनल एजुकेशन एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना की जानी चाहिए। ये ऐसे जो फैक्ट होते हैं उनसे सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन एडवाइजरी काउंसिलिंग की सिफारिश किस रिपोर्ट में की गई, एबॉट वुड रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की गई। सीधे सीधे क्वेश्चन है ये, या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी आ जाते हैं ये, कि एक स्टेटमेंट दे दिया और एक उसका तर्क दे दिया कि इसके आधार पर बताइए दोनों सही हैं या गलत हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी इससे बन जाते हैं। व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, अब यहाँ पर इन्होंने बताया। इन्होंने ये तो कह दिया कि उसको अलग ही हायरार्की में लेके चले, पता है ना कि अलग स्कूल खोले व्यावसायिक शिक्षा का। तो कैसा हो उसका स्वरूप, 8+3 मीन्स 8वीं कक्षा के बाद 3 वर्ष का वोकेशनल कोर्स कराया जाए। 8वीं तक चलने दिया जाए, फिर 8वीं के बाद में 3 वर्ष का वोकेशनल कोर्स किया जाए, जिसका जो डिफिकल्टी लेवल है वह कैसा होगा, 10th लेवल का होगा। जूनियर वोकेशनल स्कूल इसको कहा जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है कि 8+3 का क्या मतलब है कि 8th तक तो एजुकेशन उनको नॉर्मली दी जाएगी जैसे दी जा रही है, फिर उसके बाद में 8 के बाद में 3 वर्षों का वोकेशनल ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, वर्तमान समय में पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं या पॉलिटेक्निक ट्रेनिंग दी जाती है, या आईआईटी 10th के बाद भी कोई कर सकता है बच्चा। तो इसकी नींव यहाँ से आप समझ सकते हैं। आईआईटी में चले जाते हैं कई लोग पीपीटी का एग्जाम देकर, समझ पा रहे हैं? किसी ने सुना है ये ऐसा होता है? नो मैम। ओके, होता है ये कि एक व्यवस्था ऐसी है एजुकेशन सिस्टम में कि 10th के बाद भी अगर किसी को मान लीजिए सिर्फ वोकेशनल की तरफ ही बढ़ना है, तो एक
कॉम्पिटेटिव या क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, उसको क्लियर करके जिसको जो जिस फील्ड में जाना है, किसी को कंप्यूटर में काम करना है तो 10th के बाद से वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेके, किसी को और ये आर्ट में जाना है, शिल्प कला में, मूर्ति कला में बहुत सारी ट्रेन, या जो आपने देखे होंगे ट्रेन में बहुत सारे लेवल की पोस्ट होती हैं, उनमें किसी को फिटर टर्नर बोलते हैं, या कोई जो ट्रेन की में ट्रेन बनाने वाले जो काम होते हैं या दूसरे पटरी वगैरह पर जो काम किए जाते हैं उनकी ट्रेनिंग को मिलती है। उसके लिए बहुत अधिक पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं होती, तो उसमें कौन लोग चले जा सकते हैं, जो या तो जिनके पास में आगे पढ़ने के लिए बहुत पैसा नहीं है। अब तो बहुत सुविधाएं हो गई, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज चला दी है, स्कीम चला दी है, बहुत सारे लोन मिल जाते हैं, तो कहीं से भी आर्थिक रूप से कोई बंधन नहीं रह जाता है पढ़ाई लिखाई में, धन बहुत बाधा नहीं बनता है पहले। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या थी, तब यही होता था कि जो नहीं पढ़ पा रहा है तो वो 10वीं के बाद कोई ना कोई ऐसी ट्रेनिंग लेके और अपना उस बिजनेस में चला जाता था कि उसके लिए बहुत पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है, बस उसको सीखना है कि पुर्जों को कैसे खोला जाता है, कैसे लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, टेक्निकल नॉलेज ज्यादा लेना पड़ता था। तो इसी तरह का कुछ इन्होंने सुझाव दिया है कि 3 वर्ष की उनको ट्रेनिंग वोकेशनल एजुकेशन की दी जाए। और फिर एक क्या कहा है कि दूसरा सीनियर वोकेशनल स्कूल, जूनियर वोकेशनल स्कूल और सीनियर वोकेशनल स्कूल दो में इन्होंने डिवाइड करने की बात कही है। जूनियर में 8+3 लेवल 10th क्लास, 10th का लेवल होगा, और सीनियर में 11th के बाद 2 वर्षों की व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए 11th के बाद। इसका स्तर इंटरमीडिएट यानी 12 के स्तर के बराबर होना चाहिए। क्लियर है इतना? किसी को कोई समस्या है इसमें? बता दीजिए एक बार। मैम क्या 12 के बराबर होना चाहिए, इसका क्या मतलब मतलब है? 12th क्लास के लेवल का। इंटरमीडिएट हमने कल देखा था ना कि 12th को इंटरमीडिएट कर दिया था यहाँ से हटाकर, तो ये 12th क्लास समझ लीजिए आप कि 12th क्लास के लेवल का डिफिकल्टी लेवल उसका होगा, ये होता है स्तर का मतलब। किसी भी चीज का, जैसे आप कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें पूछा जाता है ना कि सिलेबस आपका ये है, आपको पढ़ाना, मान लीजिए किसी स्कूल के लिए फॉर्म भरना है, आपको प्राइमरी के लिए, आप पीजीटी के लिए भर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने सिलेबस दे दिया और उसमें वो क्या बता देते हैं कि आपको पढ़ाना तो 5th लेवल तक है, लेकिन आप जो एग्जाम देने वाले हैं उसका लेवल कौन सा होगा, हाई स्कूल तक का होगा या हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी तक का होगा, ये उसमें लिखकर बताया जाता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर इसका मीनिंग है कि 12th क्लास के लेवल का उनको दिया जाना चाहिए क्या, वोकेशनल ट्रेनिंग। अब इसको और भी ऐसे समझ सकते हैं ना, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी समझ का लेवल बड़ा होता जाता है। छोटा बच्चा है, केवल क्या समझता है, अनार आम ABCD ये सब समझता है बस। वो थोड़ा और बड़ा होता है तो सेंटेंस समझने लगता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि 12वीं क्लास का बच्चा है, यानी कि कम से कम 12वीं क्लास में आते आते बच्चा कितने साल का हो जाता है, 16-17 साल का हो जाता है। तो उस बच्चे की समझ का लेवल क्या है, उसकी समझ के लेवल का सिलेबस तैयार करके उसको ट्रेनिंग देनी है, ये मतलब है यहाँ पर। क्लियर है? अब हम आएंगे बुनियादी शिक्षा की बात करेंगे। बुनियादी शिक्षा का सीधा सीधा संबंध है गांधी जी की विचारधारा थी ये बुनियादी शिक्षा। अभी जो हमने पीछे बात करी थी एबॉट वुड रिपोर्ट में, क्या बात करी थी कि जो रीजनल और वोकेशनल एजुकेशन है, रीजनल जो व्यवसाय हैं उनकी ट्रेनिंग की बात करी थी, उनको बढ़ावा देने की बात करी थी। कुछ वैसा ही इसमें भी है, बुनियादी शिक्षा में भी सीधा सा है कि केवल ज्ञान विज्ञान की शिक्षा ना मिले, ऐसी शिक्षा मिले कि जिसमें जो जिस स्तर पर है, सब लोग नहीं पढ़ सकते, सब में बहुत दिमाग नहीं होता है, कोई किसी की समझ का स्तर बहुत IQ लेवल वाली बात है ना, सबका IQ लेवल बहुत हाई फाई नहीं होता है, कोई बहुत निम्न IQ लेवल वाले भी होते हैं। तो वह व्यक्ति क्या करेगा जिसका IQ लेवल बहुत कम है, उसे आप बड़ी बड़ी बातें समझाएंगे, ज्ञान विज्ञान का नॉलेज देंगे, गणित की बड़ी बड़ी थ्योरम पढ़ाएंगे, उसके दिमाग में घुस ही नहीं रही है, तो वो क्या करेगा भविष्य में जाके, पढ़ लिख
समझ में चीजें नहीं आएंगी, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा, एग्जाम क्लियर नहीं करेगा तो उसको जॉब नहीं मिलेगी, क्या करेगा फिर। तो इसलिए पूरा इस बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही था कि सेल्फ डिपेंड व्यक्ति हो सके, चाहे पढ़ लिख पाए या ना पढ़ लिख पाए, वह अपना कुछ ना कुछ अपना हस्त कौशल के आधार पर अपना रोजगार कर सके, अपना जीविकोपार्जन का साधन वह जुटा सके। इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। इसके पहले तो नाम हम देख लेते हैं, ये सब इसी के नाम है। वर्धा शिक्षा योजना भी इसको कहा जाता है, नई तालीम इसको कहा जाता है, बुनियादी शिक्षा कहा जाता है, और महात्मा गांधी के शब्दों में शिक्षा क्या है इसको इस रूप में भी हम देख सकते हैं। क्या बात इसमें कही गई है, सबसे पहले तो ये कहाँ से इसका थॉट आया, 1937 में। ये दोनों सेम ईयर के हैं, ये चीज याद रखना है आपको। कौन से, वुड अबॉट वुड रिपोर्ट एंड बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना, ये 1937 के ही है दोनों, और दोनों में एक जैसी ही बात हो रही है, ये भी याद रखना है। वहां पर भी वोकेशनल एजुकेशन की बात है, यहाँ पर भी वोकेशनल एजुकेशन की बात है। यहाँ पर डेट याद रखनी है, 22 एंड 23 अक्टूबर को वर्धा, महाराष्ट्र में एक जिला है वर्धा, उस जगह पर एक सम्मेलन आयोजित हुआ शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। इसी को क्या कहा गया, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन। अब इसे अखिल भारतीय क्यों, अखिल कहाँ वर्ड लगता है, जो चीज पूरे इंडिया पे लागू हो रही है उसको उसके आगे अखिल भारतीय शब्द लगा दिया जाता है। जैसे कि अखिल भारतीय वो होते हैं ना एम्स, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी। हाँ हाँ, एबीवीपी, वेरी गुड। तो जहाँ पे मतलब पूरे इंडिया के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, पूरी इंडिया के लोग उसका प्रतिनिधित्व करेंगे उसमें आकर अपने अपने क्षेत्रों का। तो इसलिए यहाँ पे पूरे इंडिया के लोग सम्मिलित थे, इसलिए इसको अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन कहा गया। इसका आयोजन हुआ 22 और 23 अक्टूबर को वर्धा, महाराष्ट्र में। ये पहला वाला याद रखना है आपको। फिर इसमें क्या बात हुई, बुनियादी शिक्षा के संबंध में मुख्य बातें या मुख्य सिफारिशें जो है क्या थी। सबसे पहले 6 से 14 वर्ष के बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 2 चरणों में दी जानी चाहिए। कौन से 2 चरणों में, पहली तो 5 साल तक, पहले के जो 5 साल हैं 1 से लेके 5 साल तक, और दूसरी जूनियर स्टेज, और शेष 3 वर्षों में सीनियर स्टेज। मतलब ये जो है 5 साल वाली है, इसी को जूनियर स्टेज कह रहे हैं। अब ये एज में नहीं लगाना है आपको 5 साल, 1 साल का बच्चा एकदम से थोड़ी स्कूल चला जाता है। बच्चा कब जाता है स्कूल, आजकल 3 से 2.5 से 3 साल में जाने लगा है, लेकिन उससे पहले कितने में, 6 साल में बच्चे का एडमिशन होता था। तो यहाँ पर 6 से लेके 6, 7 मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 5 साल कहाँ हो रहे हैं उसकी, 11 तक, 6 से लेके 11 तक। अगर एज की बात करेंगे तो कितना आएगा, 6 to 11, ये जूनियर में आएगा 6 to 11, 5 सालों का अवधि बोले इसको। टाइम पीरियड कितना है, 5, ड्यूरेशन टाइम है 5 years, और एज की अगर बात करेंगे तो 6 to 11 ईयर, और शेष 3 वर्षों में। इसके बाद 11 का हो गया 12, 13 और 14 तक क्या दीजिए चाहिए, सीनियर, उसको बोल देंगे सीनियर स्टेज। तो यहाँ पर 2 स्टेज की बात करिए, 2 लेवल की बात करी है, जूनियर और सीनियर। 6 to 14 के बालकों को ऐसे डिवाइड करना है। फिर शिक्षा का माध्यम क्या रखा जाना चाहिए, मातृभाषा, जो रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, उसको उसी में यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। निशुल्क हो, अनिवार्यता हर बच्चे को मिले, ये अवधारणा यहीं से आई है। इसके पहले भी हमने देखा है
कुछ लोगों ने बात करी है, लेकिन फिर अंतर कैसे इसमें आ रहा है, यहाँ पर सीधे सीधे कहा गया है ये टाइम ड्यूरेशन से 5 इयर्स एंड 3 इयर्स दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। ये डिफरेंस है, इसको याद रखना है। फिर यहाँ पर कॉमन चीज क्या है, शिक्षा का माध्यम सभी ने क्या कहा है, मदर टंग, सबने यही कहा है। पीछे के भी हम देखेंगे तो सबने क्या बात कही है, प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन का माध्यम आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा है, उसी को रखना है। फिर शिक्षा की प्रक्रिया को हस्तकौशल, हस्तशिल्प आधारित करना है। हस्तकौशल हो जाए, हस्तशिल्प या उत्पादक कार्य आधारित होना चाहिए, मतलब प्रोडक्टिव होना चाहिए कि ऐसी एजुकेशन दी जाए बच्चे को। अब किसी का इंटरेस्ट है ड्राइंग करने में, उसका नहीं है पढ़ने में, उसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसे भूगोल, विज्ञान, इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ ड्राइंग करना अच्छा लगता है। जब भी आप उसको स्कूल जाएगा वहां भी अपनी कॉपी खोल के हमेशा ड्राइंग ही बनाता रहेगा। या कोई किसी को कुछ कोई ओरेगेमी एक होती है ना, कागज से बहुत तरह तरह की डिजाइन बना लेते हैं, आर्ट पीस बना लेते हैं, किसी को उसमें इंटरेस्ट है, तो ऐसी चीजों की एजुकेशन उनको दी जाए ताकि उनका जो अंदर से उनकी एक सृजनात्मकता वाला जो उनका डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं दब ना जाए। उसमें बहुत क्वालिटी है, लेकिन क्या करते हैं, होता क्या है आजकल भी यही होता है कि पेरेंट्स को ये लगता है किसी हाई फाई सोसाइटी में रह रहे हैं तो उनको ये लगता है कि आसपास हमारे या तो रिलेटिव्स के या कॉलोनी में सब बच्चे इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं। एक बहुत स्टेटस वाली बात हो जाती है कि भाई हम भी अपने बच्चे को ऐसे ही कुछ बनाएंगे। ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि बच्चे की योग्यता क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। बिना कुछ सोचे जबरदस्ती उस पर लाद दिया जाएगा। बच्चे क्या होते हैं, कई बार तो विरोधी हो स्वभाव के होते हैं तो विरोध कर जाते हैं, लेकिन जो अंतर्मुखी होते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, भाई जैसा पेरेंट्स ने कह दिया ठीक है ऐसा ही हमको मानना है, तो पेरेंट्स ने कहा है कि ठीक है पढ़ो, तो जबरदस्ती मार मार के और करवा रहे हैं, तो ठीक है धीरे धीरे उसकी कहीं जो सृजनात्मक क्षमता थी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, उसको वह मार देगा, दमन कर देगा अपनी एक अच्छे कौशल को। तो यहाँ पर उसके संबंध में सुझाव दिया गया है कि बच्चों को हस्त कौशल आधारित, हस्तशिल्प आधारित और प्रोडक्टिव एजुकेशन दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, और क्या उन्होंने कहा है, बच्चों द्वारा निर्मित उत्पादकों की, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बच्चों ने कोई प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए कोई किसी के पेरेंट्स घर पे मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, घड़े बनाने का, मूर्तियां बनाने का, तो बच्चे ने घर से ट्रेनिंग ले ली है अपने, या उसको स्कूल में मिली है इस टाइप की ट्रेनिंग एक अलग उसमें, तो उसने बनाया, जो भी प्रोडक्ट उसने बनाया उसको बेचकर जो भी इनकम होती है उसका यूज आप स्कूल के मेंटेनेंस में कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया। लेकिन हार्ड एंड फास्ट बहुत ज्यादा फोर्स नहीं किया इसके लिए कि नहीं ऐसा करना ही है, बस एक सुझाव हल्का सा दे दिया, इशारा कर दिया, कहते ना थोड़ा सा रास्ता कई बार किसी को बता देते हैं फिर उस पे व्यक्ति अपने आप बहुत कुछ कर लेता है आगे जाके, तो ऐसा इन्होंने सुझाव दे दिया हल्का सा कि आप ऐसा कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, बाल मेले आपने देखे होंगे, आपने भाग भी लिया होगा कभी स्कूल में, बाल मेले जो लगते हैं देखे हैं, कभी शामिल हुए हैं बाल मेलों में? यस मैम। क्या होता है बाल मेलों में? मैम कुछ सब अपना कुछ स्टॉल लगाते हैं, कुछ वैसे ही कुछ ना? हाँ एग्जैक्टली वैसे ही। यस सब जिसको जो आता है, कोई अपने घर से गुलाब जामुन, अब उसमें थोड़ा सा स्वरूप बदला हुआ था, इसको बस हम को रिलेट करके याद रखने की दृष्टि से समझ सकते हैं। उसमें क्या होता था कि आपने अपने घर से अपने पेरेंट्स से बनवा के, अगर आप बहुत छोटे हैं तो अपने पेरेंट्स से कुछ भी आप पूरी, छोले भटूरा या रसगुल्ले बनवा के ले गए, या किसी पेरेंट्स के घर पे कुछ और एक्टिविटी चीजें कुछ ऐसे क्रिएटिव आइटम्स बना सकते हैं, उसके पेरेंट्स ने वो बना के भेज दिया, किसी ने
पर्स बना के भेज दिए, किसी ने कुछ और मटेरियल बना के भेज दिया। वहां स्टॉल्स लगते हैं और लोग जो आते हैं देखने, आप खुद भी पानी पूरी का किसी ने लगाया है स्टॉल तो आप मेले का हिस्सा हैं, आपका स्टॉल भी लगा है। आपका हो गया, अगर मान लीजिए फाइनल पहले आपका हो गया, स्टॉल का सारा सामान बिक गया, आप फ्री हो गए, तो आप भी दूसरों के स्टॉल पर जाकर क्या पैसे देंगे और वहां जो स्टॉल है उससे वो सामान आप ले लेंगे, वो सेवा आप ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इनकम हो रही है। इसमें बाल मेले में क्या हो रहा है, जो पैसा आ रहा है वो आपके पास आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बात कही है कि उसका यूज स्कूल कर सकता है। तो ये कुछ वैसी टाइप की सोच है कि प्रोडक्ट जो भी बच्चे ने बनाया उसका आप यूज, उसकी इनकम का यूज आप कर सकते हैं। फिर क्या बात कही, छात्रों का मूल्यांकन आंतरिक होना चाहिए, विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के कार्यों के आधार पर होना चाहिए। अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप समझिए, आपके सीसी होते कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, इंटरनल जो होते हैं ना 15 मार्क्स से, होते हैं या नहीं होते, पहले ये बताइए, समझ रहे हैं कि नहीं ये वाली चीज? होते हैं। इसमें क्या होता है, आपको आपका जो भी टीचर है वही का, वो आपको रेगुलरली ऑब्जर्व कर रहा है कि आपका नेचर कैसा है, आप पढ़ाई लिखाई में कैसे हो। तो पढ़ाई लिखाई में उसे पता है कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन उस दिन मान लीजिए जिस दिन एग्जाम हुआ, किसी वजह से आपकी तबीयत खराब थी या कोई कैजुअलिटी आ गई, तो आप उस दिन आपकी परफॉर्मेंस खराब हो गई। लेकिन आपका जो इंटरनल टीचर था वो आपको रेगुलरली इतने लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहा था, तो वो आपको सही मार्क्स देगा। उस खराब परफॉर्मेंस के बाद भी उसे पता है कि आप अच्छे हो, वो आपका रिजल्ट खराब नहीं करेगा। और वही जब मान लीजिए प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, आप योग के फील्ड में है सारे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने प्रैक्टिकल एग्जाम दिए होंगे। इसमें क्या होता है कि बाहर से एक्सटर्नल आता है। अब आप कितना ही अच्छे हो एग्जाम में, बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रही है पूरे साल भर की, लेकिन उस दिन एग्जामिनर के सामने आप किसी वजह से, तबीयत खराब है या कुछ और कारण से आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पा रहे हो, तो क्या होगा? अब एग्जामिनर को तो पता नहीं है, वो तो बाहर से आया है, वो आपकी जो परफॉर्मेंस देख रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देगा। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए, बाह्य मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय सिचुएशन क्या है, आप उसके आधार पर पूरा आपका लंबे समय का जो एक आपने सीखा है उसको आप इवोल्यूट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं अन्याय हो जाएगा बच्चे के साथ में। समझ पा रहे हैं चीज मैं जो कहना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ? ओके। अब एक चीज और इन्होंने क्या कही है कि एक सामंजस्य पूर्ण और संतुलित व्यक्तित्व के विकास के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित प्रक्रियाओं के माध्यम से एकीकृत रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। ये इतनी जो लैंग्वेज टिपिकल लिखी हुई है ना, आपको एकदम से पढ़ के समझ में आने से रही, और ये लिखी इसलिए यहाँ पर ताकि आप इसके हैबिचुअल हो जाएं, क्योंकि यूजीसी इसी टाइप की लैंग्वेज में क्वेश्चन करता है। अब हम इसको सरल तरीके से समझते हैं। घर में यहाँ ऑलमोस्ट फीमेल जो पार्टिसिपेंट्स हैं ज्यादा है ना, मेल भी हैं कुछ हैं, उनके भी होते हैं कई तरह की। ट्रेनिंग की बात यहाँ पर चल रही है कि घर में क्या होता है, लड़की जैसे जैसे या कोई बालिका बच्ची बड़ी होती है, उसको क्या होता है, मम्मी के साइड से ट्रेनिंग घर में अपने आप, स्कूल जा रही है, स्कूल में एडमिशन हो गया, हम वर्तमान की अगर बात करें तो स्कूल जा रहा है बच्चा, लड़की जा रही है, लड़का भी जा रहा है। घर में साथ साथ में क्या है, लड़की को क्या सिखाया जा रहा है, खाना बनाना, चाय बनाने से शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले चाय बनाना सिखाया जाता है, क्यों? उसमें कुछ लगता नहीं है ज्यादा मेहनत। चाय बनाना सीख गई, थोड़ी और बड़ी हुई, सब्जी धीरे धीरे बनाना, फाइनली फिर रोटी बनाना सिखा दिया उसको। या स्कूल के साथ में थोड़ी और बड़ी हो गई, 9th-10th में आ गई, उसको सिलाई भी सिखा दी। घर में ही अगर कढ़ाई का काम चल रहा तो कढ़ाई बुनाई, ये सब चीजें, ये उसकी जो हमारी होना चाहिए, दो हमने पढ़ी थी ना, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन साथ साथ में चल रही है, एजुकेशन ही हो रही है ना, ये सीख रहा है कुछ भी। एजुकेशन का मतलब है क्या है, कुछ लर्न टू न्यू, कुछ भी नया सीखना। तो यहाँ पे बच्चा सीखता जा रहा है, लड़की बड़ी हो रही, धीरे धीरे सब चीजें साथ में सीखती जा रही है। क्यों? क्योंकि भविष्य में कैसी भी कंडीशन आए, भूखे नहीं मरना पड़ेगा। अगर आपने ये सारी ट्रेनिंग ली है तो आप
समझ सकते हैं कि इसका लाभ हम देख सकते हैं। पेंडेमिक में कितने बुरे दिन हम लोगों ने देखे हैं। प्राइवेट जॉब जो कर रहे थे सबके हालत खराब थी, तो उस समय किसने सहायता दी? ये जो हमारे पेरेंट्स ने हमको, इसी को बोलते एकीकृत, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, साथ साथ दी जाने वाली शिक्षा या समेकित शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, समेकित शिक्षा, ये सब एक ही चीज है। ये सब सिनोनिम्स है, इनको एक साथ एक ही वे में याद रखिए। किसी ने खाना बनाना जिसको बहुत अच्छा आता था, अपने यूट्यूब पर वीडियो बना बना के रेसिपीज के, बहुत अच्छे अच्छे रेसिपीज के वीडियो डाले, खूब लाइक मिले उनको, वीडियो को कमेंट्स मिले उनकी, उससे इनकम होने लगी। जितना वो प्राइवेट जॉब करके नहीं कमाते थे, बहुत ज्यादा उन्होंने कमा लिया, फेमस हो गए, सारी दुनिया जानने अलग लगी। ये अगर पेरेंट्स टीचर मतलब पेरेंट्स उनको ये नहीं देते इंटीग्रेटेड एजुकेशन, तो क्या होता फिर पता है? ये पेंडेमिक में इंसान सिवाय भूखे मरने के कुछ नहीं कर पाता। किसी ने अपने स्टिचिंग वाले वीडियो बना बना के डाल दिए, किसी ने ओरिगेमी के डाल दिए, जिसको जो आता था। तो कुल मिलाकर ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन दी जाने का लाभ आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों ऐसी बात कही गई थी। उस समय गांधी जी ने जो सोच रखी थी, उसका फायदा आज किस रूप में मिला। गॉट इट? इतना समझ में आया सभी को? प्लीज बता दीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। ये जो हमने बात करी थी सर्जेंट सार्जेंट शिक्षा योजना, किसके आधार पर आई? माइक खोल कर बताएंगे कहाँ से इसका आइडिया आया। अभी बताया था पहले, जल्दी बताइए माइक ऑन करके। कोई भी बता दीजिए। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या आप लोगों का? अबाउट 1937, वेरी गुड। उसी के आधार पर, उसी को आगे बढ़ाने के लिए, हाँ, अबाउट बुट रिपोर्ट से ये आइडिया आया था कि इसको एक और प्लान लेके आए हैं, सार्जेंट शिक्षा योजना इसको नाम दिया गया। अब सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में क्या बात कही गई, क्या इसकी विशेषताएं थी, इसको हम समझ लेते हैं। यह भारत में युद्ध पश्चात शिक्षा का विकास विषय पर शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, यहाँ पे प्रणाली है ये, तैयार करना था। अब ये लैंग्वेज मैंने वही ली है ना जैसे यूजीसी पूछता है। अब इसको समझते हैं क्या है ये। भारत में युद्ध पश्चात शिक्षा, युद्ध यहाँ किस युद्ध की बात कर रहे हैं? ये ईयर कौन सा है? 1944। आपको याद होगा, आप अगर हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं तो शायद आपको पता होगा, अगर नहीं भी हैं तो 1944 में वर्ल्ड युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर का टाइम था ये। और इसमें हमारे भारतीयों को भी झोंका जा रहा था। क्यों? क्योंकि शासन था ब्रिटेन का, तो यहाँ से जबरदस्ती ले जा रहे थे, और क्रांतिकारी गतिविधियां यहाँ पे ऑलरेडी चल रही थी। तो बहुत ही उतार चढ़ाव का ये समय था, बहुत ही तूफान और तनाव वाला समय ये था भारत के लिए। तो युद्ध के बाद यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये भी, इसका रिलेशन भी कैसे है। युद्ध तो 45 तक चलती रही, मतलब चीजें कोई शुरू होती, जैसे अभी रूस का युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लगभग 2 साल उसको हुए जा रहे हैं, 1.5 साल तो होने ही वाले हैं। 24 फरवरी को कंप्लीट 1 साल हो गया था उसको। तो चीजें शुरू हो जाती है, लंबे समय तक चलती रहती है, और उसके बाद लंबे समय तक उसके इफेक्ट चलते रहते हैं। यहाँ पर ये लालच इसीलिए दिया गया था ये कि शिक्षा प्रणाली के बारे में बहुत अच्छे से ये सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा, ये किया जाएगा। क्यों हम ये कर रहे हैं? आप, हम भी आपका ही हिस्सा हैं, आप हमारे हो, हम आपके हैं, आप चलो युद्ध में, हमारी साइड से लड़ाई करो। इसलिए ये दाना डाला जा रहा था। तो इसने फिर क्या कहा? विश्वविद्यालय अनुदान समिति अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संगठन की सिफारिश की। ये याद रखना है सीक्वेंस में, अलीगढ़, बनारस, दिल्ली
ये 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के गठन की सिफारिश की, मतलब इनका गठन किया जाना चाहिए। और क्या कहा, 1945 में कामकाज की देखरेख करने के लिए गठित किया गया इसको विश्वविद्यालय अनुदान समिति को। 1947 में समिति को सभी तत्कालीन मौजूदा विश्वविद्यालयों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई। मतलब एक तो ये बनाया ही कब, 1945 में, उसके बाद सभी जितने भी यूनिवर्सिटीज थी उनके ऑब्जर्वेशन की, सुपरविजन की इसको जिम्मेदारी दे दी गई। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाने की जिम्मेदारी दे दी गई। कब बना, कब था, 45 में, और दी कब गई जिम्मेदारी, 47 में। अब हम इसकी मेन रिकमेंडेशंस को देखेंगे। क्या क्या इसने कहा, टू बी स्टार्ट प्राइमरी एजुकेशन 3 to 6 ईयर, मतलब सबसे पहली बात की गई प्री प्राइमरी एजुकेशन की, जो हमने बहुत जैसे कुछ लोग मेरे एज के हैं, कुछ मुझसे सीनियर्स भी हैं, आंगनबाड़ी आपने देखी होगी, आंगनबाड़ी में कहीं ना कहीं पढ़े भी होंगे, गए भी होंगे, कम से कम कुछ दिनों के लिए तो गए होंगे, प्रॉपर ना भी गए हो, भाग गए हो। तो आंगनबाड़ी वाली जो विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं यहीं से हम मान सकते हैं। प्री प्राइमरी की बात अगर आ रही है तो बालवाड़ी, आंगनबाड़ी जो बोलते थे, उसमें 3 से 6 साल तक के बच्चों को व्यवहारिक सामाजिक अनुभव संबंधी अनिवार्य शिक्षा दी जाए फ्री में। ये 2-3 चीजें हैं, इनको एक सेंटेंस में कर दिया। क्या, एक तो प्री प्राइमरी एजुकेशन, जिसको नर्सरी भी बोल सकते हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए दी जाए। और क्या सिखाया जाए उनको, उनका सिलेबस क्या हो, व्यवहारिक नॉलेज। शुरू से वैदिक कालीन शिक्षा से हम देख रहे हैं प्राइमरी प्री प्राइमरी एजुकेशन में केवल बिहेवियर नॉलेज की एजुकेशन दी जाए। और साथ में क्या, सोशल नॉलेज, सामाजिक उसका विकास किया जाए। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को क्या है, सबसे पहले उसके घर में कोई रिलेटिव्स आना स्टार्ट होते हैं या आसपास के बच्चों के साथ जब वह खेलना स्टार्ट करता है तब उसका सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। अगर घर ही घर में है बच्चा, आप कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, उनकी मानसिकता ऐसी होती है, कहीं बहुत पॉश कॉलोनी में अगर खेल रहे हैं और पास में ही कोई ऐसी झुग्गी बस्ती है, कुछ है तो, या कोई नहीं भी है झुग्गी बस्ती, तब भी उनको ऐसा लगता है कि भाई दूसरे बच्चों के साथ हमारे बच्चे खेलेंगे तो बिगड़ जाएंगे। उनको मतलब उनका जो हम उनको कल्चर एक सिखा रहे हैं, एटिकेट सिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनमें गड़बड़ी हो जाएगी, तो बाहर दूसरों के बच्चों के साथ खेलने नहीं जाने देते हैं। लेकिन ये कितनी गलत चीज है, जब तक बच्चा इंटरेक्शन नहीं करेगा किसी के साथ में उसका डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। कैसा वाला, सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर इसकी आवश्यकता बताई गई कि उनको स्कूल में, प्री प्राइमरी स्कूल में लाया जाए, फ्री में एजुकेशन दी जाए, बिहेवियर की एजुकेशन दी जाए और उनको सामाजिक अनुभव की ट्रेनिंग दी जाए। ये इसमें बात की गई। और क्या कहा गया, डिवाइडेड प्राइमरी एजुकेशन इनटू 2 सेक्शंस, 2 भागों में बांट दिया जाए प्राइमरी को। एक तो प्री प्राइमरी की, ये याद रखना, ये स्पेसिफिक हो गया यहाँ से, ये अलग करने वाली बात हो गई। इससे पहले किसी ने भी प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात नहीं की थी। किसने की है प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात, सार्जेंट योजना में कही गई है, सार्जेंट रिपोर्ट में। इसको योजना भी कह सकते हैं और रिपोर्ट भी कह सकते हैं, दोनों सही है। फिर दूसरी बात, इन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशन चल रही थी उसको भी 2 भाग में बांटने की बात कर दी। एक कौन सा, एक हो जाएगा आपका फर्स्ट जूनियर बेसिक एजुकेशन 6 to 11 ईयर, 3 to 6 हो जाएगी प्री प्राइमरी, फिर 6 to 11 हो जाएगी जूनियर बेसिक एजुकेशन उनको दी जाएगी। बेसिक एजुकेशन पढ़ना बोलना, बोल के जो सीखते हैं ना, जो पहले जैसे चल रही थी वैसे ही। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, सीनियर बेसिक एजुकेशन 11 to 14 ईयर्स के लिए। फ्री कंपलसरी एजुकेशन इन तीनों में दी जाएगी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी जूनियर और प्राइमरी सीनियर। क्लियर है इतना। टाइम पीरियड क्या रहेगा, मिडिल एजुकेशन के लिए 3 ईयर्स का,
14 to 70 एज ग्रुप रहेगा और ड्यूरेशन रहेगा 3 इयर्स। किसके लिए? मिडिल एजुकेशन के लिए। इसके बाद से 11 इयर्स तक पढ़ लिया प्राइमरी एजुकेशन में, और फिर 14 ईयर तक, फिर उसके बाद में 14 के बाद 15, 16, 17 तक क्या पढ़ेगा? मिडिल एजुकेशन के अंदर वो पढ़ेगा। माध्यमिक शिक्षा केवल उन्हीं विद्यार्थियों को, अब ये भी इन्होंने एक क्या लगा दिया, रिकमेंडेशन लगा दी कि जिनको आगे हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना है, आगे पढ़ना है, उन्हीं को केवल आप मिडिल एजुकेशन में एडमिशन दीजिए, उनको लीजिए। जिनको हायर एजुकेशन में नहीं जाना है उनको मत दीजिए। क्या होगा यहाँ से? फिर क्या समझ में आ रहा है? उनको लग रहा है कि पैसे की बर्बादी होगी, आगे आएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। तो आप जितना आपने सीख लिया प्राइमरी एजुकेशन में, उसी से आप अपनी जीवन यापन करिए, उसी से आप जो भी कर सकते हैं करिए। हम पैसा बर्बाद आप में नहीं करेंगे। मिडिल स्कूल का पढ़ के और आप छोड़ दोगे तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्राइमरी पढ़ के भी अपना काम चला सकते हो, मिडिल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मिडिल अनिवार्य क्यों है? जब आप हायर करोगे उसमें काम आएगा, यानी उसकी एक सीढ़ी के रूप में मान रहे हैं उसको। मिडिल स्कूल को हायर एजुकेशन की सीढ़ी के रूप में मान रहे हैं कि उसके लिए जरूरी है। अगर हायर एजुकेशन नहीं कर रहे तो कोई जरूरी नहीं है। अब एक चीज और बात, जो कल थोड़ा सा मैंने इशारा किया था कि 40 इयर्स तक हम क्या कर देंगे, एकदम सबको साक्षर बना देंगे जितने भी लोग हैं भारत में। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि हम इतने साल तो हम रह ही चुके हैं, 200 साल तक हम रह लिए हैं, और हम अभी 40 साल तक और रहेंगे यहीं पे, आपके सिर पर ही रहेंगे, हम जाने वाले नहीं है अभी। उन्होंने डायरेक्टली तो कहा नहीं, लेकिन समझ में तो यही आ रहा है ना कि क्या बात करें, आने वाले 40 वर्षों में हम पूरी तरह से साक्षर कर देंगे। संपूर्ण लिटरेसी की बात किसने की? सार्जेंट योजना ने की, आने वाले 40 सालों में। क्यों कही? इसका कारण ये फिर से 1944 बहुत तेजी से यहाँ पर क्या चल रहे थे, रिवोल्यूशंस चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे। एक स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में। इस टाइप से उनको लग रहा था कि अब हमारी जड़ें उखड़ने वाली हैं। तो क्या किया जाए, इनको इसी तरह से लालच देकर किसी न किसी तरह से इनके ईगो को संतुष्ट रखा जाए, ताकि ये विरोध ना करें। किसी न किसी तरह से इनको मानसिक रूप से कहीं ना कहीं मूर्ख बनाने की कोशिश की जाए। तो ये इन्होंने यहाँ पर बात कही। अब हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है जो एक इंटरजंक्शन हम देख रहे थे, दोनों को जोड़ने वाली कड़ी, स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता के जो पहले हमने देखी थी हमारी वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति, इस्लामिक शिक्षा पद्धति, बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति, उनके और इस स्वतंत्रता के बीच की जो एक कड़ी थी बहुत बड़ी, उसमें क्या क्या काम हुए, परतंत्र आधुनिक भारत में क्या क्या हुआ शिक्षा के मामले में, ये सब हमने आज पढ़ लिया है, कंप्लीट हो गया हमारा। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है हायर एजुकेशन का, मेनली वो यहाँ से शुरू होता है, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। इसको हम कल नहीं, मंडे से स्टार्ट करेंगे। कल और परसों कोशिश करूंगी कि संडे को अगर हो जाती है क्लास तो मैं मैसेज कर दूंगी। कल किसी भी तरह से नहीं हो पाएगी, कहीं व्यस्त हूं मैं किसी कारण से। तो होमवर्क, आपको होमवर्क करने के लिए 2 दिन का टाइम, अब आज तक का जो पढ़ लिया है आपने वो आपको कंप्लीट करके आना है, नहीं तो ये जो सेकंड टॉपिक है ये स्टार्ट नहीं होगा। और अगर आपको वाकई में समझ में आ रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि अगर ये सेकंड टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ तो नुकसान किसका है। जितना आप लेट करेंगे आपका सिलेबस कंप्लीट होने में देरी होगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, हमारा उद्देश्य आप तक ज्ञान को पहुंचाना है और आपको एग्जाम में सफलता दिलाना है। जो आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो और आप एग्जाम क्रैक करें, वहां क्वेश्चंस को समझें। आप पुराना ही कर नहीं रहे हैं कंप्लीट, उसको इकट्ठा करते जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप
एक दिन में 10 दिन का खाना खा सकते हैं। 10 दिन तक आपने नहीं खाया, व्रत कर लिया या अनशन पर आप बैठ गए, नहीं खाना नहीं खाना, जिस दिन आपका अनशन टूटा या व्रत कंप्लीट हो गया, उस दिन क्या आप उतने पूरे 10 दिनों का खाना खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे ना। इसलिए मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अब इतना आप सब लोग करके आएंगे तभी ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए शांति पाठ करेंगे। सभी पीठ, गर्दन, कमर एक सीट में कर बैठ जाएंगे। शांति पाठ के लिए कौन आ रहा है? हैंड रेज कर दीजिए। जल्दी, इतना समय क्यों लगता है? चलिए प्रियंका जी करवा दीजिए आप। यस मैम। सभी कमर गर्दन सीधा करके बैठ जाएं किसी भी ध्यानात्मक आसन में। हाथों में ज्ञान मुद्रा। गहरी लंबी सांस लेते हुए छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 मेरे साथ प्रार्थना को दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण करें और उसकी उष्णता को अपने चेहरे पर लगाएं और एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करें। धन्यवाद। हरिओम सभी। धन्यवाद प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे। नेक्स्ट क्लास की आपको मैसेज मिल जाएगा।